नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भादोही वाला का समाचार बुलेटिन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप अब अपनी खबरें हमें सीधे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश में हर जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में भदोही में विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने इसके तहत काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंगलवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही को काशी नरेश महाविद्यालय भदोही के रूप में स्थापित किए जाने पर सहमति दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। एक अन्य फैसले के तहत प्रदेश में धान एवं गेहूं की खरीद के लिए ई-पॉप मशीनों की खरीद के लिए यूपी डेस्को को नामित किया गया है। यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किया गया है। जिले में हृदय रोग स्पेशल डॉक्टर की तैनाती न होने से हार्ट संबंधी मरीजों की समस्या बढ़ गई है। जिन्हें हृदय की जांच करवानी होती है, उन्हें मजबूरी में निजी अस्पताल जाना पड़ता है। जिले के कई मरीज वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में अपना उपचार कराते हैं। रूटीन चेकअप के लिए भी मरीजों को बार बार दूसरे जिलों का चक्कर लगाना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग के पास हार्ट मरीजों का कोई आधिकारिक आंकड़ा तक नहीं है। फिर भी जिला अस्पताल में रोजाना 10 से 15 तक मरीज हार्ट संबंधी समस्याओं के साथ आते हैं, जहां फिजिशियन ही उनका इलाज करते हैं। युवा से लेकर बुजुर्ग तक हार्ट बीमारी से जूझ रहे हैं। निजी अस्पतालों में इलाज कराने में असमर्थ मरीजों को दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। हार्ट मरीजों को कई बार तुरंत इलाज की जरूरत होती है। जिले में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों और क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मंगलवार को अभोली के एक अवैध क्लिनिक के संचालक के खिलाफ अधीक्षक डॉक्टर शुभांकर श्रीवास्तव ने मेडिकल एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। जिले में 2 जिला अस्पताल, 6 सीएचसी, 17 पीएचसी और 100 से अधिक पंजीकृत नर्सिंग होम हैं। इनके अलावा कई बाजारों में अवैध क्लिनिक भी संचालित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले अभोली स्थित गोविंद प्रभा क्लिनिक एवं बेबी सेंटर में एक बच्चे की मौत हुई थी। परिजनों ने गलत इलाज का आरोप लगाया था। डीएम के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई। जांच में अस्पताल बिना पंजीकरण के चलते पाया गया। जांच आख्या के आधार पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर शुभाकर श्रीवास्तव ने अस्पताल संचालक के खिलाफ सुलियांव थाने में तहरीर दी। पुलिस ने संचालक रमेश कुमार यादव के खिलाफ मेडिकल एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसके आधार पर क्लिनिक संचालक रमेश कुमार यादव पर सुरियांवा थाने में केस दर्ज किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने गुवाली, दशवतरपुर, अभोली समेत कई बाजारों में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया। मंगलवार को डीएम शैलेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में मिर्जापुर भादोही को जोड़ने वाले रामपुर घाट गंगा सेतु के लिए भूमि अधिग्रहण पर चर्चा हुई। किसानों की मांग के आधार पर डीएम ने 4 गुना मुआवजे की संस्तुति की। सेतु निर्माण इकाई ने बताया कि कुल 4,500 हेक्टेयर की 42 गाटा भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें 269 किसान प्रभावित होंगे। मार्ग और सुरक्षा कार्यों पर भी चर्चा की गई। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने बताया कि भूमि की माप करा ली गई है। खसरा और खतौनी के अनुसार अंश निर्धारण कराते हुए सूची उपलब्ध करा दी गई है। डीएम ने कागजी कार्रवाई पूर्ण करते हुए किसानों को मुआवजा समय से दिलाने का निर्देश दिया। डीएम शैलेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में गोंड जाति के सत्यापन को लेकर भी बैठक हुई। इसमें कमलेश कुमार गोंड ने सत्यापन पारदर्शी तरीके से कराने की मांग किया। डीएम ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया कि गोंड जाति प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्रों की जांच के लिए समिति गठित की जाए। इसमें सभी अधिकारियों के साथ साथ गोंड समुदाय के प्रतिनिधियों को भी शामिल करें। विनियमित क्षेत्र ज्ञानपुर गोपीगंज बोर्ड की बैठक में डीएम ने अरसनाम रोड सहित अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। बोर्ड ने विकास शुल्क में 10% वृद्धि की संस्तुति की। इस क्षेत्र में 57 गांव और 2 निकाय शामिल हैं। डीएम ने कहा कि अवैध निर्माण और जर्जर भवनों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। विकास शुल्क की राशि सड़क, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, हरित क्षेत्र समेत सार्वजनिक सुविधाओं पर खर्च होगी। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। रबी की बुवाई से पहले माधो सिंह स्टेशन पर डीएपी खाद से लदी एक ट्रेन पहुंची है। यह खाद धान की कटाई के बाद रबी की फसल की बुवाई के लिए किसानों को समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार मिश्रा मौजूद रहे। कुल 21 वैगन में लगभग 28,000 बोरी डीएपी खाद मंगाई गई है। यह डीएपी खाद साधन सहकारी समितियों पर सही समय पर उपलब्ध होगी। इससे किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें अपनी फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त उर्वरक मिल सकेगा। जिला कृषि अधिकारी ने यह भी बताया कि यह डीएपी खाद हिंदुस्तान उर्वरक द्वारा निर्मित है, जो भारत सरकार का एक उत्पाद है। इसके उपयोग से खेतों की लागत कम होगी, मिट्टी की ऊर्जा बढ़ेगी और किसानों को अच्छी फसल पैदावार प्राप्त होगी। वाराणसी जंघई रेल प्रखंड के सुरियावा स्टेशन पर बनारस लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव न होने से व्यापारियों की नाराजगी बढ़ गई है। रेल मंत्री सांसद को पत्रक देने के बाद भी ट्रेन का ठहराव न होने से अब व्यापारी आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। मंगलवार को बैठक कर आगे की रणनीति बनाई गई। तहसील उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष शेषधर गुप्ता ने कहा कि लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव न होने से लखनऊ वाराणसी जाने में दिक्कत होती है। सुरियावा एक व्यापारिक केंद्र है। इंटरसिटी का ठहराव भदोही में होता है, लेकिन यहाँ नहीं। सुबह जाने वाली ट्रेन की अधिकतर सीटें खाली रहती हैं। अगर ट्रेन का ठहराव हो जाए तो व्यापारी लखनऊ में दिन भर काम निपटाकर शाम तक लौट सकते हैं। करीब 10 किलोमीटर परिक्षेत्र की 3 लाख की आबादी को इसका लाभ मिल सकता है। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। बैठक में जटाशंकर मौर्य, मोहम्मद इस्राइल अंसारी, मोहम्मद रऊफ, जतन गुप्ता, मूलचंद गुप्ता, मदन जायसवाल आदि रहे। सीतामढ़ी के कटरा बाजार में शिव चर्चा के लिए चंदा मांगने आई महिलाओं ने निर्मला केसरी नामक महिला को भ्रमित कर उसके कान का झाला व मंगलसूत्र ठग लिया। जब तक वह कुछ समझ पाती और घर वालों को बताती, तब तक महिलाएं गायब हो गईं। कटरा बाजार निवासिनी निर्मला के पति बाजार में फल की दुकान चलाते हैं। सोमवार को दोपहर में भोजन करने के लिए वह घर आई थी। इस दौरान 3 महिलाएं शिव चर्चा के नाम पर चंदा मांगते हुए उसके घर आ गईं। उनमें से एक महिला उसके परिवार के लोगों के बारे में बताने लगी। कहा, तुम्हारी बेटी का बेटा बोल नहीं पाता है, कुछ सोना दे, पूजा कर दूंगी, वह बोलने लगेगा। निर्मला उनकी बातों में आ गई और गले में पहना सोने के लॉकेट दे दिया। इसके बाद कान का झाला भी ले लिया। कहा, छठ पूजा में सीतामढ़ी आओ, वहां तुम्हारा सामान पूजा कर लौटा दूंगी और तुम्हारे नाती भी बोलने लगेगा। महिलाओं के जाने के बाद निर्मला देवी जब दुकान पर पहुंची और पूरी बात पति शंभूनाथ को बताई तो उसके होश उड़ गए। वह महिलाओं को खोजने लगे, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। मंगलवार को निर्मला देवी ने कटरा चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं से सुरक्षा के लिए खेतों के चारों ओर लोहे के तारों से बाढ़ लगाकर उसमें करंट प्रवाहित करने की परंपरा है। यह गैर कानूनी है और इस पर कोई रोक नहीं लगती, लेकिन रात्रि में करंट प्रवाहित करने से जान माल का खतरा बना रहता है। पिछले दिनों एडीजी वाराणसी जोन ने इस ओर ध्यान दिया था। इसके बाद स्थानीय पुलिस महकमा हरकत में है। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश जारी किया है कि किसानों को जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि किसी भी सूरत में करंट प्रवाहित न करें, क्योंकि इससे हादसे होते हैं और किसान हादसे का जिम्मेदार होता है। ऐसे लापरवाही करने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिला पूर्ति विभाग की राशन कार्ड पात्रता सूची से कई उपभोक्ताओं के नाम कट गए हैं। ऐसा अचानक होने से बहुत पात्र लाभार्थी तहसील से लेकर ज्ञानपुर के चक्कर लगा रहे हैं। उपभोक्ताओं के अनुसार जिला पूर्ति विभाग ने नाम काटे जाने के बारे में बताया कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। उपभोक्ताओं को नगर पालिका की वार्ड सूची देखने के लिए भेज दिया है। इसको लेकर कई उपभोक्ताओं ने मंगलवार को पालिका के अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह से मिलकर समस्या बताई। पूर्व सभासद दानिश सिद्दीकी ने बताया कि पूर्ति विभाग बिना बताए ही सूची से लोगों के नाम काट रहा है। इसे लेकर पूर्ति अधिकारी से मुलाकात की गई तो उन्होंने बताया इसके लिए नगर पालिका की पात्रता सूची की जांच करें। पूर्व सभासद ने बताया कि गरीब उपभोक्ताओं के साथ जब उन्होंने अधिशासी अधिकारी से मुलाकात की तो उन्होंने सत्यापन की जानकारी नहीं होने की बात कही। अधिशासी अधिकारी ने कहा है कि वे जरूरी कदम उठाएंगे।
ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र में रविवार शाम एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कंसापुर गांव के पास तेज रफ्तार अल्टो कार ने पैदल जा रहे मोटर मैकेनिक जितेंद्र कुमार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जितेंद्र कुमार पुत्र मुंशीलाल सूर्यावा थाना अबरना के निवासी थे। वह रविवार शाम करीब 7 बजे अपनी गैरेज की दुकान बंद कर ज्ञानपुर से अपने ससुराल कंसापुर पैदल जा रहे थे। असनाव रोड पर कंसापुर निवासी लोला रखपाल के घर के सामने पहुंचने पर पीछे से आ रही अल्टो कार संख्या UP 70 DU 3349 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जितेंद्र कुमार सड़क पर दूर जा गिरे और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। उन्होंने कालीन उद्योग को बचाने के लिए राष्ट्रपति और भारत सरकार को संबोधित एक पत्र DM को सौंपा। कांग्रेसियों का कहना है कि अमेरिका द्वारा भारतीय कालीन पर 50% टैरिफ लगाए जाने से यह उद्योग गंभीर संकट में है। उन्होंने बताया कि भदोही को कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ का कालीन उद्योग लाखों मजदूर, बुनकर, ठेकेदार, डिजाइनर और अल्पसंख्यक परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है। अमेरिका के इस फैसले से कालीन का निर्यात लगभग रुक गया है, जिससे हजारों मजदूर, बुनकर और लघु उद्योगपति बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं। छोटे बुनकर परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि कालीन उद्योग के लिए 30% का राहत पैकेज घोषित किया जाए ताकि निर्यातकों और मजदूरों को तत्काल सहायता मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक टैरिफ समाप्त नहीं होता तब तक भदोही के कालीन निर्यातकों को विशेष सब्सिडी और निर्यात पर प्रोत्साहन दिया जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।